पार्ट 1 में हम लोग वीडियो डाल भी चुके हैं अगस्त का, ठीक है। तो ये हम लोग इससे आगे करते, आधा पहले हम लोग कर चुके हैं। और कल आप लोग का टेस्ट भी है ना कल। चलिए, तो देखिए अगला है हम लोग का, भारत म्यांमार थाईलैंड के बीच 1400 किलोमीटर का लंबा राजमार्ग निर्माण जारी है, जो मणिपुर के मोरेह से थाईलैंड को जोड़ेगा, जिससे आसियान देशों में व्यापार में क्या होगी, सुगमता होगी। देखिए अभी तक हम लोग थाईलैंड, म्यांमार ये सारे देशों में जब व्यापार करते थे, ऐसे म्यांमार में तो हम लोग सड़क मार्ग से भी करते थे, लेकिन थाईलैंड हो गया और आसियान देश का जो भी समूह है, ये सारे समूह देश में हम लोग समुद्री जो है सो व्यापार क्या करते थे, सड़क मार्ग का कोई रास्ता नहीं था। इसी लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत से होते हुए जाएगा म्यांमार, म्यांमार से जाएगा थाईलैंड तक। ये सारे देशों में क्या करेंगे, ये तीनों देश को कनेक्ट करेगा, 1400 किलोमीटर का लंबा एक राजमार्ग बनेगा। जैसे क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया जो है, उस दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने में हमें आसानी होगी। और ये जो बन रहा है सड़क, ये मणिपुर का एक जगह है मोरे, वहाँ से लेकर के थाईलैंड तक बनेगा। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया का, जैसे कि आपका थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, या फिर क्या कहते हैं इंडोनेशिया हो गया, दक्षिण पूर्व का जो भी देश है उसके साथ व्यापार करने में हमें सुविधा होगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है, मणिपुर के किस जगह से शुरू हुआ, कितने किलोमीटर का लंबा ये राजमार्ग है, इतना पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रमुख नियुक्तियाँ हैं। अब देखिए रॉ का पूर्ण रूप क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके जो प्रमुख बने हैं ये रवि सिन्हा बने हैं, और ये स्पेशली बिहार के हैं, इसलिए करके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है रवि सिन्हा। इससे पूर्व जो थे वो थे सामंत गोयल। कौन थे, सामंत गोयल थे। याद रखिएगा, रॉ के जो अध्यक्ष बने हैं रवि सिन्हा, जो बिहार के ही है, और इससे पूर्व जो थे सामंत गोयल थे, इस बात को याद रखिएगा। और रॉ का जो फुल फॉर्म होता है उसका क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 78वें सत्र के यूएनओ के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, डेनिस फ्रांसिस बने हैं। ये काफ़ी भी आई है सवाल, ये दरोगा और बिहार एसएससी को लेकर के हो सकता है कि सवाल पूछा जाए, याद रखिएगा। 18वें सत्र के यूएनओ के जो अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस बने हैं, और इससे पूर्व जो थे कौन थे, इससे पहले कौन थे, इससे पहले 78वें सत्र के ये बने हैं, तो इससे पहले कौन थे 77वें सत्र के, अरे वो तो अस्थायी प्रतिनिधित्व है ना भारत की, रुचिरा कंबोज, वो तो अस्थायी मतलब प्रतिनिधित्व है। लेकिन हर साल क्या होता है कि यूएनओ का जो अध्यक्ष होता है अलग अलग देशों का होता है, तो वो कौन थे बताइए। नहीं, डेविड मालपासो तो अथी है ना, डेविड मालपासो कहाँ से आया। चलिए याद करिए, आपको लिखाए हुए हैं, आपको लिखाए हुए हैं, हिंट कर देते, हंगरी के थे। अब बताइए कौन थे, हाँ कोरेसी, कासावा कोरेसी, सही बात है। चलिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं वो सुप्रिया सुले बने हैं, और कौन बने, प्रफुल्ल पटेल बने हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनल एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी की स्थापना शरद पवार किए थे, शरद पवार। अब इसके जो अध्यक्ष बन चुके हैं सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल बने हैं। और आपको पता है कि एनसीपी में जो है सो फूट हो चुका है, मतलब एनसीपी दो भागों में टूट चुका है, और एक हो गया शरद पवार का एनसीपी, और एक हो गया अजित पवार का। और अजित पवार अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र के क्या है, वो उप मुख्यमंत्री बने हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम एकनाथ शिंदे, तो वो टूट करके वो चले गए हैं बीजेपी के साथ, अपनी सरकार बनाए महाराष्ट्र में, और वो उप मुख्यमंत्री बने हैं कौन, अजित पवार। याद रखिएगा इस बात को। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो बने हैं वो स्वामीनाथन जानकीराम बने। कौन बने हैं, स्वामीनाथन जानकीराम। अब देखिए, अब आरबीआई की बात आई तो याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, और ये जो कि कितने नंबर का है, 25वें नंबर का है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है ना, उसमें 1 गवर्नर होता है और 4 जो होता है उप गवर्नर होता है। 4 क्या होता है, उप गवर्नर। अब देखिए 4 उप गवर्नर में कौन हो गया, देवव्रत पात्रा, ये पहले से ही है। टी.आर. रविशंकर, ये भी पहले से। राजेश्वर राव, ये भी पहले से। और अभी जो चौथा बने हैं स्वामीनाथन जानकीराम बने हैं। तो कुल मिलाकर के 4 उप गवर्नर और 1 गवर्नर हुआ करता आरबीआई में। आरबीआई, आपको पता है कि आरबीआई को हम लोग बैंकों का बैंक बोलते हैं, बैंकों का
बैंकों का बैंक, इसका काम होता है शाख नियंत्रण करना। शाख नियंत्रण करना किसका काम होता है? आरबीआई का काम होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि कोई भी नोट है तो उस नोट पर बताइए कि जो है सो सिग्नेचर किसका होता है? तो आरबीआई गवर्नर का। लेकिन 1 रुपया का जो नोट होता था, 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर हुआ करता था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2021। गांधी शांति पुरस्कार 2021, इसका जो विजेता है वह है गीता प्रेस। कौन है? गीता प्रेस। ये कहाँ से जारी होता है? गोरखपुर से जारी होता है। ये गीता और भी धार्मिक पुस्तकों को ये प्रेषित करता है। और इसका कार्ड क्यों दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार? गांधी के मूल्यों को, गांधी के विचारधाराओं को, इसको आगे बढ़ाने के लिए, गांधी के विचारधाराओं को, गांधी का जो अहिंसावादी रूल था उसको आगे बढ़ाने के लिए ये गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गांधी मूल्यों के बढ़ावा देने के लिए। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा ये VVI हो गया साहब, ये VVI हो गया, हो सकता है कि छपे ये सवाल, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 ये कुल 20 भाषाओं के लिए भी वर्तमान में दिया गया है। कितने भाषाओं के लिए? 20 भाषाओं के लिए, जिसमें हिंदी के लिए जो दिया गया है, कैसे दिया गया? अबुल कुमार रॉय को दिया गया है। और ये किस किताब के लिए इन्हें दिया गया है? तो चांदपुर की चंदा। किसके लिए दिया गया है? चांदपुर की चंदा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। किनको? अबुल कुमार रॉय को दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी भाषा के लिए सुधा मूर्ति को ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ द स्टोरीज, इसके लिए इन्हें दिया गया है। याद रखिएगा इस बात को। हिंदी के लिए ऐसे दिया गया 20 भाषाओं के लिए, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश का ध्यान में रखना है। चलिए अगला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023। इसकी जो शुरुआत हुआ था 1973 में, और इसकी जो विजेता बनी है कौन बनी है? ब्रिगेडियर अमिता देवरानी। कौन बनी है? ब्रिगेडियर अमिता देवरानी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। और एक आपको पता है गायत्री कुमारी को मिला है 2023 में, जो बिहार की है। तो ये भी VVI हो जाता है साहब बिहार के दृष्टिकोण से, ठीक है। बिहार के दृष्टिकोण से ये भी VVI हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि पद्मश्री जो है सो 3 बिहारी को दिया गया है पद्मश्री, जिसमें सुभद्रा देवी को दिया गया, क्योंकि बिहारी को अगर दिया गया है तो आप देखिए बिहार का एग्ज़ाम हुआ, क्या कहते हैं, बिहार पुलिस, उसमें भी पूछा गया। उससे पहले एग्ज़ाम हुआ था मद्रसेद में, उसमें पूछा गया। उससे पहले आप स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, क्या कहते हैं, उसमें पूछा गया। ये क्या कहते हैं, ये BPSC टीचर वाला, उसमें पूछा गया। तो याद रखिएगा सुभद्रा देवी, इनका संबंध किससे था? बताइए सुभद्रा देवी का। अब क्या कला से था ना इनका? कला के क्षेत्र के लिए दिया गया था। हाँ, कला के क्षेत्र के लिए दिया गया, पेंटिंग के लिए। उसके बाद देखिए कपिल देव को दिया गया। अच्छा ये कहाँ की थी? मधुबनी की थी ये, ठीक है। कपिल देव ये नालंदा के थे। इन्हें भी कला के क्षेत्र के लिए कौन सा कला, इनको कौन से कला? बावन बूटी। कौन सा? हाँ, बावन बूटी कला के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक है, उनको शिक्षा के क्षेत्र के लिए दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी बिहारी को अगर पुरस्कार मिलता है तो वो सवाल पूछने लायक हो जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला है 2022 में जो मिला था, 2022 के लिए जो दिया गया उत्तराखंड के जो है कौन है? मेजर जनरल अस्मिता देवरानी है। इसको याद रखें। देखिए यहाँ पर अमिता देवरानी, इसको 23 के लिए, और यहाँ पर है अस्मिता देवरानी, दोनों बहन है। ऐसे बात है, दोनों बहन है, ठीक है, दोनों को दिया गया है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, 22 है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय को। किसके द्वारा जारी होता है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इसमें जो है सो पहला स्थान पर जो रहा कौन रहा? मध्य प्रदेश रहा। दूसरा स्थान पर उड़ीसा रहा, और तीसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश एवं बिहार रहा। इस बात को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान पर, उड़ीसा तीसरा स्थान पर कौन रहा? आंध्र प्रदेश एवं बिहार रहा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसका जो उद्देश्य था जल संरक्षण प्रबंधन के लिए, क्यों दिया गया? जल संरक्षण एवं
प्रबंधन के लिए दिया गया। और देखिए क्योंकि ये जल पुरस्कार है तो पूछा जाएगा जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है, तो क्या बोलेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या बोलेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान पे कौन रहा, मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान पे कौन रहा, उड़ीसा। और तीसरा स्थान पे कौन रहा, आंध्र प्रदेश और बिहार। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मतलब बेहतर गवर्नेंस के लिए किसे दिया गया, तो इसका जो विजेता बने हैं कौन बने हैं, शक्तिकांत दास। कौन बने हैं, शक्तिकांत दास। और बैंक ऑफ द ईयर जो दिया गया वो दिया गया सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन को। सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन को, क्योंकि आपदा की स्थिति में ही बेहतर मैनेजमेंट किया था, इसीलिए करके बैंकिंग श्रेणी का जो दिया गया बैंक ऑफ ईयर पुरस्कार वो सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन को। और व्यक्तिगत श्रेणी का जो दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार वो दिया गया शक्तिकांत दास को, ठीक है। अगला देखिए, इटली के पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन जून 2023 में हो गया। बस ये मर गए हैं, तो कभी कभी मरल को लोग को पूछ देता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कौन मर गया है, इटली के पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी। वर्तमान में इटली के पीएम कौन है, कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। इटली की राजधानी रोम है। चलिए इतना बात हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं प्रमुख दिवस। कुछ दिवस है, अब देखते हैं कि दिवस से भी सवाल पूछा जाता है। तो 2 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, तेलंगाना दिवस। क्योंकि 2 जून 2014 को ही तेलंगाना जो हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसीलिए करके 2 जून को क्या मनाया जाता है, तेलंगाना दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इसका थीम क्या था, खाद्य जीवन बचाता है। क्या होता है, खाद्य जीवन बचाते हैं, ये इसका थीम हुआ करता है। कई बार आपको थीम भी पूछ देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध दिवस मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से क्या कर दिया गया है, रोक लगाया गया है। तो ये कब क्या कहते हैं, ये कब मनाया जाता है, 12 जून को। और हमारे संविधान में पूछा जाएगा कि बाल श्रम निषेध कब है, किस अनुच्छेद में है, क्या बोलेंगे, बाल श्रम निषेध हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 12 जून है, तो 12-2-24 अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 24 है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं और किस अनुच्छेद में है, तो 24 अनुच्छेद में, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए अगला है क्या बोले, हाँ 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, 2014 से। और इस बार जो इसका थीम रहा, क्या रहा है, थीम रहा है वासुदेव कुटुंबकम। क्या थीम रहा है इसका, वासुदेव कुटुंबकम रहा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, किनके जन्म दिवस पर, महालनोबिस जो अर्थशास्त्री थे उनके जन्म दिवस पर, ठीक है। अब देखिए कुछ पुस्तक है जो वर्तमान में लिखा जाता है तो फिर उसको भी पूछा जाता है। जैसे कि अगला है कि मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू का जीवनी है कि कैसे एक आदिवासी महिला जो है, आदिवासी महिला एक सिंपल गरीबी से निकल करके भारत के क्या कहते हैं राज सिंहासन तक पहुंचती है, यानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है। उन पर ये बायोग्राफी लिखा गया है, ठीक है। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द द्रौपदी मुर्मू, ये संदीप साहू लिखा है। कौन लिखा है, संदीप साहू। उसके बाद थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, ये कौन लिखे हैं, TN सेशन लिखे हैं। इनकी कई पुस्तकें पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा थ्रू द ब्रोकन ग्लास क्यों लिखे हैं, TN सेशन लिखे हैं। अगला देखिएगा मणिपुर हिंसा के जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अन्य सदस्य हिमांशु शेखर, आलोक प्रभाकर, ये दोनों शामिल है। 3 सदस्यीय है, जिसमें जो अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं अजय लांबा। याद रखिएगा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए निम्नलिखित में से किन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है, क्या याद रखेंगे, अजय लांबा।
ठीक है। और इसमें जो अन्य सदस्य 2 हैं वो है हिमांशु शेखर और है आलोक प्रभाकर, इस बात को याद रखिएगा। और ये अपनी रिपोर्ट कितना महीना के अंदर सौंपना है इसको, 6 महीना के भीतर इसको अपना रिपोर्ट सौंपना है। इस बात को याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में या किसकी अध्यक्षता में, तो अजय लांबा के, ठीक है। अगला है G20 के तहत L20 के शिखर सम्मेलन, यानी लेबर, एल मतलब क्या होता है, लेबर, ठीक है, मजदूर संघ का, ठीक है। तो मजदूर संघ का G20 का शिखर सम्मेलन जून 2023 में पटना में संपन्न हुआ, जिसमें G20 के देशों के श्रम संघ के नेता एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की ओर से श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें शामिल हुए थे। क्योंकि बिहार के पटना में G20 का शिखर सम्मेलन L20 का हुआ था, तो हो सकता है कि ये बिहार की धरती पर हुआ, तो बिहार का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान गुजरात के तटों से टकराया, परंतु इससे किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं हुए। क्योंकि ये तूफान उठा है तो अरब सागर से उठा, लेकिन इससे किसी भी प्रकार के जान माल की नुकसान नहीं हुई है। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि तूफान कहाँ से उठा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, चक्रवाती तूफान कहाँ से आया है, अरब सागर में, और ये टकराया किस तट पर, गुजरात के तट पर टकराया है। चलिए और देखिए, बिहार में खगड़िया जिला के अगवानी एवं सुल्तानगंज को जोड़ने वाली 4 लेन पुल 4 जून 2023 को क्या हो गया, ढहकर गंगा नदी में समा गया। और इस पुल की लागत 1716 करोड़ थी, 1716 करोड़ थी, जिसका निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। आप देखे थे कि मीडिया में भी बहुत ज़्यादा आया था ये खगड़िया, और क्या कहते हैं, खगड़िया का अगवानी और सुल्तानगंज जो भागलपुर में पड़ता है, इसको जोड़ने वाली एक 4 लाइन पुल था, जो बनने से पहले आधा ही बना था और बनने से पहले ही टूट करके गिर गया था। क्योंकि इसमें बताया गया काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ था, जो मटेरियल लगना चाहिए था उतना मटेरियल नहीं दिया गया था, जिसके कारण पुल गिर गया। और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और इसकी टोटल जो लागत थी 1716 करोड़, कितना था, 1716 करोड़ की लागत थी, ठीक है। इतना पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, है इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023। इसका जो पुरुष विजेता बने हैं विक्टर एक्सेलसेन बने हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं, डेनमार्क के। याद रखिएगा, जो इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन हुआ, इसका पुरुष विजेता कौन बना है, विक्टर एक्सेलसेन, कहाँ के हैं ये, डेनमार्क के हैं, ठीक है। और उप पुरुष विजेता जो बना है वो कौन बना है, एंथनी सिनिसुका, कौन बना है, एंथनी सिनिसुका, इसको याद रखेंगे। महिला विजेता जो बनी है चेन सूफी बनी है, कहाँ की है ये, चीन की, चेन सूफी कहाँ की, चीन की। और महिला उप विजेता जो बनी है कैरोलिना मारिन बनी है, ये कहाँ की है, कैरोलिना मारिन स्पेन की है, कहाँ की है, स्पेन की है, याद रखिएगा। और इसमें युगल विजेता मेन यही VVI है, इसी लेकर के इसको लिखिए हम लोग। युगल विजेता जो बना है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो पूछा जाएगा कि इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023 में जो युगल विजेता है, पुरुष विजेता, वो कौन बना है, क्या बोलेंगे, सात्विक साईराज, और कौन बना है, चिराग शेट्टी। चलिए अगला, फ्रांसिस ओपन टेनिस से काफ़ी VVI है दरोगा के एग्ज़ाम को लेकर के या बिहार SSC को लेकर के, फ्रांसिस ओपन टेनिस 2023। अब देखिए इसमें जो है पुरुष विजेता जो बना है नोवाक जोकोविच कहाँ का रहने वाला है, सर्बिया का रहने वाला, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिए, नोवाक जोकोविच अभी तक का सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति हो गया है, और ये 23 जो है सो ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। ग्रैंड स्लैम आपको पता है 4 प्रकार का होता है, एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन, उसके बाद फ्रेंच और USA, ये चारों ग्रैंड स्लैम मिला करके 23 जो है सो ये ग्रैंड स्लैम का विजेता बन चुका है। अभी तक इतना बड़ा विजेता इतना नहीं जीता है, 22 इससे पहले जो है सो जीते हुए हैं, रोजर फेडरर करके, याद रखिएगा। अब इसका जो हो गया सर्बिया का जो है नोवाक जोकोविच, ये 23 ग्रैंड स्लैम जीत करके सबसे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला ये खिलाड़ी हो गया है। अब देखिए महिला विजेता जो बनी थी वो ईगा स्विटेक बनी थी, कौन बनी थी, ईगा स्विटेक, ये कहाँ की है, पोलैंड की है। अच्छा, नोवाक जो बना था पुरुष विजेता, वो किसको हरा कर, कैस्पर रूड को हरा करके, जो कहाँ का था, नॉर्वे का। तो नोवाक जोकोविच विजेता हो गया और उप विजेता आपका कैस्पर रूड हो गया, ठीक है। ईगा स्विटेक पोलैंड की रहने वाली ये महिला विजेताएँ हो गई, जबकि महिला उप विजेता जो है कैरोलिना मुचोवा, ये कहाँ की है,
चेक गणराज्य की, कैरोलिना मुचोवा ये कहाँ की है, चेक गणराज्य की। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये जो चारों ग्रैंड स्लैम है ना, ये हर एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई होता है, और खास करके दरोगा वगैरह में तो ये सवाल पूछा ही जाता है, इसलिए करके इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2023। इसके जो पूर्व विजेता हैं वो है नोवाक जोकोविच। कहाँ के रहने वाले हैं ये, सर्बिया के। आप यहाँ जज देखें, इससे पहले कौन था, फ्रेंच ना, तो फ्रेंच में ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ही जीत लिया है। तो नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, जो विजेता बन गए ऑस्ट्रेलिया के भी। उप विजेता जो बने स्टेफानोस सित्सिपास, ये कहाँ के हैं, ग्रीस के। महिला विजेता जो बनी है अरीना साबालेका बनी है, कहाँ की है, बेलारूस की है। जबकि उप विजेता जो बनी है एलेना रिबाकिना, कौन बनी है, एलेना रिबाकिना कहाँ की है, नहीं कजाकिस्तान की। हाँ याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि तेलंगाना के परनीत बोपल्ला भारत में शतरंज के 82वें ग्रैंड स्लैम बन गए हैं, जबकि 83वां ग्रैंड स्लैम मास्टर जो बने हैं महाराष्ट्र के 17वें जो है 17 वर्षीय लड़का वो आदित्य सामंत बना है। कौन बना है, ग्रैंड मास्टर। याद रखिएगा किससे संबंधित है, शतरंज से है, ठीक है। तो 83वां क्योंकि सबसे नया ये है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का कौन 17 वर्ष का लड़का जो है आदित्य सामंत बना है, ठीक है। अगला है जूनियर एशियाई हॉकी कप, जूनियर एशियाई हॉकी कप, इसका विजेता कौन बना है, तो इसका विजेता भारत बना है, इसी लेकर के ये वीवीआई हो जाता है। और हराया है किसको, तो पाकिस्तान को, इसी लेकर के थोड़ा और अधिक वीवीआई हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा कि जूनियर महिला एशियाई हॉकी कप, ये भी कौन विजेता बना है, देखिए वो था जूनियर पुरुष वाला, ये है जूनियर महिला एशियाई हॉकी कप, ये है महिला वाला, ठीक है। इसमें भी जो विजेता बनी है भारत ही बन गया है, और पहली बार भारत इसको जीता है, इसी लेकर के और वीवीआई हो जाता है। और हराया है किसको, दक्षिण कोरिया को, किसको हराया है, दक्षिण कोरिया को। तो पुरुष वाला में पाकिस्तान को और महिला वाला में दक्षिण कोरिया को हराया है, ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, अहिल्याबाई नगर कर दिया है, याद रखिएगा। आपको पता है जब भी किसी शहर का नाम बदलता है तो वहाँ से सवाल पूछा जाता है। महाराष्ट्र में और भी 2 शहर का नाम बदला था और बाद में जाकर के वहाँ से सवाल पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा। इससे पहले भी महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे पूर्व में, वो 2 शहर का नाम बदले थे, एक था औरंगाबाद, इसका नाम बदल करके वो कर दिए थे संभाजी नगर, ठीक है। और एक था उस्मानाबाद, और इसका भी नाम बदल करके कर दिया गया था धाराशिव। ये दोनों जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस समय किए थे, और अभी जो है सो अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है, याद रखिएगा इसको। केरल राज्य का दूरसंचार विभाग अपनी इंटरनेट सेवा 5 जून 2023 को प्रारंभ किया है, और ऐसा करने वाला केरल जो है देश का पहला राज्य बन गया। पहली बार जो है सो इन्होंने वाटर मेट्रो भी कहाँ से शुरू हुआ था, केरल से ही शुरू, नहीं कोची, हाँ केरल के कोची से, केरल के कोची से हुआ था, जो अलग अलग जो है सो 10 द्वीपों को जोड़ने का काम करता था, है ना, अलग अलग द्वीपों को, याद रखिए। अच्छा इसका मतलब समझ में आया। देखिए टेलीकॉम जो कंपनी होती है ना, वो केंद्र सरकार का होता है, उसके अधीन होता है, और जितने भी राज्य सरकार को सेवा भी मिलता है ना, वो सारे सेवाएं जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है। लेकिन केरल राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जिसको अपना दूरसंचार विभाग इंटरनेट के लिए हो गया है, ऐसा बात है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी कर दिया है, ठीक है। पहले इसका नाम था नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरियन, मतलब इसका मतलब ये था कि जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको वहाँ पर उस संग्रहालय में रखा जाता था, ठीक है, यादगार के लिए। तो उसका नाम हुआ करता था नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरियन, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया है, अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी, ठीक है, सोसाइटी कर दिया गया, ठीक है। बस इस बात को याद रखें, क्योंकि जब भी आपको पता है कि जो क्या कहते हैं दिल्ली का जो बाग था, उसका उद्यान जो था, उसका भी नाम चेंज कर दिया है, अमृत उद्यान कर दिया गया। किसका नाम हो गया है, अमृत उद्यान किसका नाम हो गया, मुगल गार्डन का नाम हो गया अमृत उद्यान। अगला देखिए
आईसीसी का विश्व टेस्ट चैंपियन 2023, इसका जो विजेता बना है कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। आईसीसी का विश्व टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसको हरा करके? भारत को हरा करके जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। जून 2023 में ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने बड़े क्षेत्रों पर हवाई निगरानी एवं आपराधिक गतिविधि का पता लगाने के लिए चेन्नई में पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है। मतलब चेन्नई का जो पुलिस है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पुलिस जो है ना वो ड्रोन के द्वारा, हवाई मार्ग के द्वारा जो है सो वो क्या करेगा? अपराधी पर क्या करेगा? निगरानी रखेगा। ये करने वाला देश का ये पहला जो है सो पुलिस स्टेशन बन चुका है। कौन सा? चेन्नई सिटी पुलिस। ठीक है, ये इसको लॉन्च किया है, जो ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है, जो ड्रोन से जो है सो आपराधिक और हवाई निगरानी के द्वारा अपराधियों पर क्या करेगा? या आपराधिक मामलों पर नज़र रखेगा। 20वीं शताब्दी के सबसे महान चित्रकार ऑस्ट्रेलिया के गुस्ताव क्लिम्ट ने लंदन में अपने आखिरी चित्र की बिक्री $108 मिलियन में करके इतिहास रचा है। और इस चित्र का नाम जो है लेडी विथ ए फैन, लेडी विथ ए फैन था। ठीक है, तो ये क्योंकि सबसे महंगा ये चित्र बिका है, इसीलिए करके थोड़ा सा VVI हो जाता है। और कहाँ का ये चित्रकार है? ऑस्ट्रेलिया का है, जिसका क्या नाम है? गुस्ताव क्लिंट। ठीक है, ये लंदन में अपनी आखिरी जो इसका अंतिम चित्र था, इससे पहले भी कई चित्रों के इन्होंने बेचा है, तो अंतिम जो चित्र का बिक्री हुआ $108 मिलियन में हुआ है, जो सबसे अधिक महंगा है। अगला देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा फॉस्फेट का भंडार, ये भी कई VVI हो गया, क्योंकि इतना बड़ा भंडार कहीं है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत का या एशिया का, यूरोप का, विश्व का सबसे बड़ा फॉस्फेट का भंडार जो मिला है नॉर्थ माइनिंग कंपनी ने, कंपनी का क्या नाम है? नॉर्थ माइनिंग कंपनी ने नॉर्वे में खोजा है, जहां पर 70 बिलियन मीट्रिक टन का क्या मिलेगा? विशाल भंडार मिला है। किसका भंडार? फॉस्फेट का। तो फॉस्फेट का भंडार कहाँ मिला है? नॉर्वे में। खोजी कौन सी कंपनी है? नॉर्थ माइनिंग कंपनी ने। कितना मिलियन टन का ये भंडार है? 70 बिलियन मीट्रिक टन का ये भंडार है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है जुलाई 2023 को अमित शाह ने साबरमती रिफ्रंट अहमदाबाद में अक्षर नदी पर अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया। मतलब अहमदाबाद में ना अक्षर नदी पर क्या किया है? अक्षर रिवर क्रूज जो है सो इसको लॉन्च किया है। और इसमें कुल लागत जो हुआ कितना हुआ है? 15 करोड़ का हुआ। कितना हुआ है? 15 करोड़ का लागत है। मतलब जो नदी के किनारे का जो फ्रंट होता है ना, जो घाट बोलते हैं, उस घाट का जो है सो जीर्णोद्धार किया गया है, उसको बेहतर बनाया गया है। टूरिस्ट क्या कहते हैं ये किया गया है। और इसको रिवर क्रूज बनाया गया है, मतलब वहाँ पर क्रूज वगैरह का जो स्टेशन होता है उस सबको लॉन्च किया गया है। अगला देखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सब किया जा रहा है। अगला देखिएगा, इंदौर सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तु पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो आपको पता है कि भारत में 1 जुलाई 2022 से क्या है, जो सिंगल यूजेज प्लास्टिक है, सिंगल यूजेज का मतलब क्या? जो प्लास्टिक एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजेज प्लास्टिक। इसको भारत में 1 जुलाई 2022 से क्या कर दिया गया था? रोक लगा दिया गया था। लेकिन इंदौर पहला शहर बना है कि जो पूर्णतः जो है सो प्लास्टिक पर रोक लगा दिया है। और आपको पता है कि इंदौर जो है पूरे भारत में सबसे स्वच्छ जो है सो लगातार 7वीं बार स्वच्छता का पुरस्कार जीता है इंदौर। इस बात को याद रखिएगा। प्रतिबंध भारत जो लगाया था 1 जुलाई 2023 से लागू है। और न्यूजीलैंड में सिंगल यूजेज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2023 को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। हम लोग 1 साल पहले लगाए और वो न्यूजीलैंड वाला 1 साल के बाद लगाया। ठीक है, अगला है जुलाई 2023 को झारखंड सरकार ने खूंटी जिला से शिक्षा में सुधार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से रेल प्रोजेक्ट को शुरू किया है। कौन सा प्रोजेक्ट? रेल प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसके तहत बच्चों का साप्ताहिक परीक्षण होगा। मतलब एक सप्ताह में बच्चा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, हर सप्ताह क्या होगा? बच्चों का टेस्ट होगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स के साथ मीटिंग किया जाएगा सप्ताह में। इस तरह की बातें जो है सो कौन शुरू किया है? झारखंड सरकार, जिसका क्या नाम दिया गया है? रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, रेल प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सुधार और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना। ऐसे बातें। अब देखिए रेल का मतलब क्या होता है? रेगुलर असेसमेंट फॉर द इम्प्रूव्ड लर्निंग। ठीक है, ये इसका पूर्ण रूप होता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है तमिलनाडु के आथुर पान के पत्ता को क्या मिला है? GI टैग मिला था। कई बार पूछा जाएगा कि हाल ही में क्या कहते हैं आथुर पान के पत्ता को GI टैग मिला है, यह भारत के किस राज्यों से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे हम लोग?
तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों की कमी एवं बढ़ती कीमतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नाइजीरिया का जो राष्ट्रपति है, जिसका नाम है बोला टिनुबू, क्या नाम है, बोला टिनुबू, इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है। मतलब जो नाइजीरिया में ना खाने पीने की जो वस्तु है ना, इसकी काफ़ी किल्लत हो गई है, जिसके कारण खाने पीने की वस्तु कम गई और जिसके वजह से उसका मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। और मूल्य बढ़ने के कारण उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। तो कई बार पूछा जाएगा कि हाल ही में वह कौन सा देश है, क्योंकि अफ्रीकी देश है तो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जाएगा कि हाल ही में वह कौन सा अफ्रीकी देश है जिन्होंने खाद्य आपूर्ति के लिए उन्होंने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्या बोलेंगे हम लोग, नाइजीरिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है, बोला टिनुबू। अगला देखिएगा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा मोटापे एवं मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए PBW.RSI नामक गेहूं का एक नई प्रजाति विकसित किया है जिसमें उच्च स्तर के एमाइलेज होगा, जो हृदय से संबंधित रोग के खतरे को भी क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, और टेस्ट डेब्यू में, अच्छा ये अगला पॉइंट हो गया, देखिए तब PDF ना इधर उधर हुआ है। ये बात समझ में आया कि अभी जो है ना पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, एगो गेहूं नया बनाया है, नया किस्म का, और उस नया किस्म के गेहूं का नाम है PBW.RSI नाम है इस गेहूं का। इस गेहूं की खासियत क्या है कि इसमें एमाइलेज अधिक होगा, मतलब ऊर्जा तो अधिक देगा लेकिन वो मोटापा बढ़ने नहीं देगा, और मोटापा के साथ साथ वो क्या रोकेगा, डायबिटीज़ को भी रोकेगा, और इसके साथ साथ हृदय से संबंधित जो भी रोग होगा जैसे हार्ट अटैक वगैरह, उसके खतरा को भी क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। ऐसे बात है। अब अगला देखिएगा कि टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 171 रन बनाए। टेस्ट डेब्यू का मतलब समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट हो रहा था, पहला उसके जीवन का पहला टेस्ट था, किसका, यशस्वी जायसवाल का। और ये जो है सो ना पहले ही टेस्ट में आपको पता है कि सब जितना भी क्रिकेटर होता है या बैटर होता है, उसका काम ही होता है कि क्रीज पर 5 दिन तक टिके रहना। तो वो जब 5 दिन टिके रहेगा ना, जल्दी रन नहीं बनाएगा। पता चलता कि 20 ओवर खेल लिया तो 20 रन बनाया, 15 रन बनाया, उसका काम होता है। लेकिन ये जो है ना T20 के जैसा खेला यशस्वी जायसवाल, 171 रन बना दिया टेस्ट में। ऐसा बात है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि डेब्यू टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाला यह पहला खिलाड़ी बन गया, इसी लेकर के। अगला देखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन के नए निदेशक क्यू डोंगयू बने हैं। कौन बने हैं, क्यू डोंगयू बने हैं, इस बात को याद रखिएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, जिनका कार्यकाल कब तक रहेगा, 2027 तक रहेगा। अच्छा, बात आया खाद्य एवं कृषि संगठन का, तो इसकी स्थापना कब हुआ है, 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में। रोम कहाँ पड़ता है, इटली। और इटली के प्रधानमंत्री का नाम जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के इसके पूर्व क्या कहते हैं, इटली के पूर्व PM का भी बताया कि निर्धन भी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, देखिए जैसा हम लोग के यहाँ पे है ना RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक है जिसका क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसकी पहली महिला जो गवर्नर बनी है, देखिए पहली, क्या है, पहली, अब पहली महिला। तो याद रखिएगा महिला, अब महिला से पहले रहे पहला, तो क्या हो जाता है, VVI हो जाता है। तो पहली महिला गवर्नर बनी है मिशेल बुलोक बनी है। कौन बनी है, मिशेल बुलोक। इसीलिए करके ये काफ़ी VVI होता है साहब, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यही है, ठीक है, मिशेल बुलोक। चलिए, अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, एंथनी अल्बानीज़। क्या नाम है, एंथनी अल्बानीज़। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को आपको पता है कि प्यासी भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 2 नदी है जिसका नाम है, 2 प्रमुख नदी ऑस्ट्रेलिया की है, मर्रे और डार्लिंग नदी है, ये प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है, कंगारू आपको पता है। और ये कंगारू जो है अपने बच्चों को अपने जो थैली होती है उसमें छुपा करके रखती है, ठीक है।
अगला देखिएगा, केंद्र सरकार भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, पुनः बढ़ा दिया और इन्हें अक्टूबर 2018 में नियुक्त किया गया था। देखिए जब भी हुआ करता था ना ये कार्यकाल 3 वर्ष का हुआ करता था, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले 2 वर्ष का हुआ करता था, फिर अब क्या किया सरकार कि इसको 1-1 वर्ष करके क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ऐसा बात है। और अभी फिर क्या कर दिया, 3 वर्ष के लिए तुषार मेहता का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो अभी भी पूछा जाएगा भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है, क्या बोलेंगे हम लोग, तुषार मेहता। देखिए आरबीआई के अनुसार भारत पर विदेशी ऋण जो है 619.1 बिलियन डॉलर से बढ़ करके 624.7 बिलियन डॉलर हो गया है। और आप देख रहे हैं हम लोग 1.5-2 साल से पढ़ा रहे हैं, हम लोग आपको 500 से पढ़ाना शुरू किए थे 1 साल पहले से, और 1 साल में देखिए 500 से पढ़ाना शुरू किया, कितना हो गया 624 पॉइंट। हर महीना जब हम लोग बढ़ते 3 महीना के बाद, तो हर 3 महीना में जो है सो 2-4-10-15 जो है सो बिलियन डॉलर हम लोग पर कर्जा बढ़ते जा रहा है। इतना टैक्स सरकार ले रही है हम लोग से। आटा चावल जितना भी है, दूध दही, हर चीज़ पर, खाने पीने वस्तु से लेकर के पहनने तक पर टैक्स है। फिर भी सरकार का कर्ज टूट नहीं रहा, धीरे धीरे और कर्ज बढ़ रहा है। पता नहीं सरकार पैसा लेकर के करती क्या, ना फैक्ट्री लग रहा है ना कुछ, फिर भी इतना जो है सो इतना पेट्रोल पर टैक्स है, डीजल पर टैक्स है। फिर भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाता है, जब सवाल पूछा जाता है तो सीधा बोलता है कि हम कर्ज तोड़ रहे हैं। पहली बार भारत एक ऐसा पहला देश है जहां पर कर्ज वाला को, उधार वाला को पैसा दीजिएगा तो और पैसा आपका बढ़ता जाएगा। लोग पैसा देता है उधार वाले को तो और घटना चाहिए। आप कर्ज लिए किसी से 50,000, उसको 10,000 दे दीजिएगा तो आपको 40,000 कर्ज न बचेगा। ये भारत पहला देश है कि 50,000 कर्ज लीजिएगा, 10,000 दे दीजिएगा ना तो आपका कर्जा 60,000 हो जाएगा। ऐसा मत है, जितना देते जाएगा उतना बढ़ते जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, हेनले रिपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले रिपोर्ट इंडेक्स 2023। देखिए हेनले जो है ना पासपोर्ट है, ये किसका पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, जिसका देखिए शक्तिशाली वही होता है जिसको वीज़ा की आवश्यकता जिसमें नहीं पड़ती, केवल पासपोर्ट से जा सकता है। और जितना अधिक देशों में जा सकता है समझिए उसकी शक्तिशाली क्या है, अधिक है। इसमें पहला स्थान पर कौन आ गया है, सिंगापुर। दूसरा स्थान पर कौन आ गया है, जर्मनी। भारत का स्थान कौन सा है, 80वां। याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान 80वां, पहला स्थान पर सिंगापुर। पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक एवं सैनिक सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बन चुके हैं। जो नागरिक और सैनिक दोनों का सम्मिलित रूप से सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। और इनको सेवेरियर भी दिया गया था ना। इससे पहले आपको बताए थे पापुआ न्यू गिनी जो है वो दिया था, फिजी दिया था, मिस्र दिया था, ये सब दिया था ना, ये सब को याद रखिएगा। और अभी आप देख लीजिए फ्रांस भी जो है सो इनको सम्मान दिया है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है माइकल फ्रेंडली साहित्य पुरस्कार 2023। इसका विजेता जो बने शंकरी चंद्रन बने हैं, कहाँ के हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया है, चाय टाइम एट द सिनेमन गार्डन्स, ठीक है, इस पुस्तक के लिए इन्हें फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है जुलाई 2023 को मार्क जुकरबर्ग की मेटा ने 100 देशों में अपना मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसको लॉन्च किया है, थ्रेड्स को लॉन्च किया है, जिसे ट्विटर का प्रतिद्वंदी माना जाता था। ये आप देखिए बीपीएससी टीचर में भी पूछा गया था कि बताइए कि जो है सो ट्विटर का जो है सो क्या है, सीईओ नए कौन बने हैं। ये बातें हम लोग पढ़ाए हुए हैं। और अभी देखिए कि वही ट्विटर जो है ना, वही जो है सो ये मार्क जुकरबर्ग जो है ना, ये ट्विटर के प्रतिद्वंदी के रूप में, मतलब ट्विटर, क्योंकि ट्विटर जिस तरह से, हाँ बस ट्विटर ही है, बस समझ जाइए कि वो अलग है। जैसे व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप अलग होता है, ये अलग होता है, उसी तरह से ये ट्विटर ही है, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, अलग हो गया, जिसका क्या नाम हो गया, थ्रेड्स हो गया। ऐसे बात है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है कि जुलाई 2023 को, अच्छा ये तो हो गया, जून 2023 में गंडक गंगा नदी लिंक योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत गंगा गंडक तक 170 किलोमीटर तक का लंबा चैनल का निर्माण होगा, जिसकी लागत कितना होगा, 69.89 करोड़ होगी। और इसका लाभ जो होगा गोपालगंज, सिवान और सारण को मिलने वाला। तो याद रखिएगा किसको लिंक किया जा रहा है, गंगा और गंडक नदी को, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा, इस बात को याद रखना साहब। अब देखिए युद्धाभ्यास
अभी देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था तो पूछा था, स्लाइमैक्स पूछा था, एक में क्या अमेरिका के साथ जो हुआ था रेड फ्लैग, रेड फ्लैग ये पूछा है। तो युद्धाभ्यास आप देखिए कि बिहार पुलिस से लेकर के दरोगा जैसे बीपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अभी नोमैडिक, कौन सा नोमैडिक युद्धाभ्यास 2023 हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? उलान बटोर। उलान बटोर कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। तो स्वाभाविक बात है किस देश के साथ हुआ? भारत और मंगोलिया। और किस प्रकार का युद्धाभ्यास था? थल सेना का युद्धाभ्यास था। कौन सा था? थल सेना का युद्धाभ्यास था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सातवां जिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। और ये कहाँ किसके किसके बीच हुआ? भारत प्लस जापान के बीच में, भारत प्लस जापान के बीच में हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा भी जापान के साथ कई युद्धाभ्यास होता है, जैसे धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, ये कहाँ हुआ था? कैंप इमाजू जापान पड़ता है, वहाँ हुआ था। वीर गार्जियन ये भी कहाँ हुआ? भारत किसके साथ? भारत और जापान के साथ। तो याद रखिएगा धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिम्बैक्स ये सब होता है किसके साथ? भारत और जापान के साथ। और मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है क्वाड देशों के साथ, उसमें भी भारत और जापान दोनों शामिल होता है। ऑस्ट्रेलिया होता है और यूएसए होता है। क्वाड वाला देश जो है ना वो मालाबार में, मालाबार युद्धाभ्यास जो है इसमें क्वाड जो देश है यूएसए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों जो है सो इसमें क्वाड का जो युद्धाभ्यास है मालाबार युद्धाभ्यास इसमें भाग लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ जो है सो महोत्सव है। बोनालो महोत्सव ये कहाँ मनाया गया वर्तमान में? तेलंगाना में। केर महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया है, याद रखिएगा। चचिनचराई महोत्सव ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कुछ महोत्सव होता है जो वर्तमान में अगर होता है तो वो पूछा जाता है। बताए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कैसे घोषित किया गया? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो होने वाला 2023 में कहाँ होगा? कहाँ होगा ये? भारत में। अभी तो शुरू भी है ना, 5 से शुरू है, 5 से शुरू है। तब बताइए ये नहीं पता है भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो बताइए बाबर आजम को बिरयानी खिलाया गया हैदराबाद का, बताइए आपको पता नहीं है कि नहीं? तो कौन जीत गया? किससे? नीदरलैंड से। और नीदरलैंड है तो उसका तो कोई बातें नहीं है। 14 भारत पाकिस्तान रविवार को होगा क्या? संडे को? जानबूझ के संडे का दिन देता भारत पाकिस्तान के मैच को। उसको पता है जितना वर्ल्ड कप के फाइनल में जितना नहीं कमाएगा आईसीसी वाला, वही शनिवार रविवार करके देता है जानबूझ करके। कारण है कि जितना वर्ल्ड कप के फाइनल में आईसीसी वाला नहीं कमाता है उतना कमा लेता भारत पाकिस्तान का। नॉर्मल मैच करवा देगा ना, गाँवों खेत में करवा देगा ना अगर मैच, तो उतना कमा लेगा। सही बात बोल रहे हैं। इतना जो है भारत पाकिस्तान का मैच, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच समझिए कि वो फील्ड में मैच नहीं होता है, वो समझिए वो युद्ध होता है, समझ रहे हैं? तो इस तरह की बातें हैं। अगला देखिएगा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। इसका जो विजेता बना है कौन? भारत बना है कबड्डी, एशियाई कबड्डी में। और उपविजेता कौन बना है? ईरान बना है। और आपको पता था एशियाई जो था हॉकी वाला महिला और पुरुष दोनों का भी विजेता भारत बना है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा देखिए ये काफ़ी VVI अब हो गया है यहाँ पे। भारत का जो HDFC बैंक है, भारत का HDFC बैंक वाणिज्यिक बैंकों में $172 मिलियन के साथ प्रथम स्थान पर आ गया है, जो विश्व का चौथा सबसे अधिक मूल्यवान बैंक बन गया है। इसका मतलब समझ में आया? HDFC बैंक जो था ना, इसका जो फाइनेंस बैंक था, HDFC फाइनेंस और HDFC बैंक दोनों मिल गया, दोनों मर्ज हो गया तो दोनों की संपत्ति मिल गई तो $172 मिलियन का हो गया। जो वाणिज्यिक बैंक है उसमें सबसे बड़ा जो है सो मूल्य वाला बन हो गया, मतलब SBI से भी अधिक बड़ा जो है सो ये बैंक लागत वाला बन गया है $172 मिलियन का। ठीक है, जो विश्व का चौथा सबसे अधिक मूल्यवान बैंक बन गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अमेरिकी देश पेरू में विनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पेरू में क्या लगा दिया गया है? आपातकाल लगा दिया गया। तो हो सकता है सिंपल वन लाइनर है, सीधा पूछे हाल ही में किस देश में
जो है सो ज्वालामुखी के फटने के कारण क्या हुआ? हाँ, नाइजीरिया में खाद के कारण लगा था। तो याद रखिएगा आपातकाल लगा दिया गया था। याद रखिएगा पेरू और कौन सा ज्वालामुखी फटा था? बिनास ज्वालामुखी। जुलाई 2023 में अफ्रीकी देश नाइजर में सेना ने, देखिए वहाँ था नाइजीरिया जहाँ पर खाद आपातकाल लग गया था, ये है नाइजर। नाइजर में क्या हुआ कि सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को क्या कर दिया? सत्ता से हटा करके तख्ता पलट कर दिया तथा देश की सीमाओं को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अभी देखिए माली में भी तख्ता पलट हुआ है। अफ्रीका जितना भी देश है ना, लगभग समझिए वहाँ पर सेना का अधिकार हो जाता है। माली में हुआ है, उसके बाद आप देखिए नाइजर में हो गया है, इसके बाद देखिए इससे पहले बुर्किना फासो जो है वहाँ हो गया है। हर जगह क्या करता है, वहाँ का जो सेना प्रमुख होता है ना, वो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बंदी बना करके जेल में डाल देता है, और जो सेना प्रमुख, सेना अध्यक्ष जो होता है ना, वो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ जाता है, ऐसे बात है, और वह प्रशासन करना शुरू कर देता है। तो अमेरिका इस पर आपत्ति जताया, तो अमेरिका को बोला, ये जो है ना सेना प्रमुख, अमेरिका को धमकाया कि जो भी हमारे आंतरिक मामला में दखल देगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे बात है। बाकी जहाँ जहाँ पर तख्ता पलट हुआ, जैसे माली में हो गया, बुर्किना फासो, जहाँ जहाँ पर सेना की सरकार है वो सब देश इसको समर्थन किया कि बहुत बढ़िया काम किया है तुम, ऐसी बात है। तो याद रखिएगा किसको? नाइजर में भी बंदी किसको बनाया है? मोहम्मद बजौम को, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला देख लेते हैं हम लोग। नागालैंड से राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक जुलाई 2023 में उपाध्यक्षों की पैनल में नियुक्त होने वाली ये पहली महिला सदस्य बन गई है। पहली महिला जो ही होगी तो याद रखिएगा राज्यसभा सांसद है कौन? फांगनोन कोयाक। ये जो है ना, जो उपाध्यक्ष की पैनल होता है उसमें ये क्या बन गई है? पहली महिला सदस्य बनी है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला सांसद भी बन गई है, ऐसे मत, इसीलिए करके इस लाइन को जरूर याद रखिएगा कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बन गई है, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिएगा फीफा रैंकिंग 2023। फीफा आपको पता है, फीफा कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का किसे है? संतोष ट्रॉफी का इसका भी फुटबॉल से है, याद रखिएगा। फीफा रैंकिंग 2023, इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? अर्जेंटीना, क्योंकि इस बार भी कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था ना। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? 99, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023, मतलब ऊर्जा बचाने में, ऊर्जा को संरक्षित करने में कौन सा देश अव्वल है? तो उसमें पहला स्थान पर कौन है? स्वीडन। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 67वां है। कौन सा है ये? 67वां है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आज खत्म ही कर देते इसको। अगला है कि पुर्तगाल के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने नाम कर लिया है। देखिए कहाँ का है ये? सबसे पहला नंबर ये पूछा जाएगा, हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का जो है सो खिताब ये कौन जो है सो अपने नाम किया है? तो क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। और ये किसके लिए? पुर्तगाल के लिए। अगला देखिएगा भारत को एशियाई फेंसिंग यानी तलवारबाजी, फेंसिंग मतलब क्या था? तलवारबाजी में भारत को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली पदक दिलाने वाली जो बन गई है कौन है? भवानी देवी। आपको पता पहली पदक, इससे पहले तलवारबाजी में कोई भी पदक भारत को नहीं मिला था। कौन बन गई है? भवानी देवी। उसने कांस्य पदक जीत करके भारत को पहली पदक दिलाई है, इस बात को याद रखिएगा। इससे पहले कांस्य पदक तक नहीं मिला, स्वर्ण पदक की बातें छोड़ दीजिए। तो पहली कौन बनाई है? भवानी देवी। किस में? तलवारबाजी में। तलवारबाजी में तलवार लेकर के जय माँ भवानी की और कांस्य पदक जीत करके ला दी, ऐसे बात है, याद रखिएगा। गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गांव में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी अवशेष प्राप्त हुआ है, जो 16 हेक्टेरों में ये विकसित है। पूछा जाएगा हाल ही में गुजरात के किस गांव में सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं? क्या बोलेंगे हम लोग? जूना खटिया गाँव। कहाँ से मिला है? जूना खटिया गाँव से मिला है, ठीक है। अगला देखिएगा एकता युद्धाभ्यास, ये किसका है? नौसेना का, भारतीय नौसेना का। और ये बताइए कि पूछा जाएगा एकता युद्धाभ्यास 2023 किस किस देश के बीच हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच, भारत और एकता, ठीक है। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मालदीव में ही हुआ है, ठीक है। इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि 5 जून 2023 को पर्यावरण दिवस पर पीएम ने अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना की क्या की है? शुरुआत करी है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में
पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किन 2 योजनाओं को लॉन्च किया है? अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि पर्यावरण को संरक्षित करना मोटा मोटी। चलिए अगला देखिएगा, यूक्रेन स्थित नोवा कखोवका बांध को उड़ा दिया गया है, जिसमें यूक्रेन एवं रूस एक दूसरे पर बांध उड़ाने का आरोप लगाया। तो सिंपल सवाल यहाँ से पूछ देगा कि बताइए कि नोवा कखोवका जो बांध है ये कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? यूक्रेन में, ठीक है। देखिए ये जो था ना है यूक्रेन में, लेकिन क्या क्या था, रूस ने इस पर अधिकार कर ले था, ठीक है, जिसके कारण ना इसको उड़ा दिया गया। अभी तक पता नहीं चला कि यूक्रेन उड़ा दिया है या फिर रूस उड़ाया है, ठीक है। रूस कह रहा है कि यूक्रेन उड़ाया, यूक्रेन कह रहा है कि रूस उड़ाया, अभी तक पता ही नहीं चला कि कौन उड़ाया है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। नाटो देश के द्वारा नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जर्मनी में। नाटो में कुल कितना देश? 30 देश था, अब इसकी संख्या कितनी हो गई? 31, और 31वां देश कौन बन गया? फिनलैंड, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 का। और आपको पता है यूक्रेन जो रूस युद्ध हो रहा है वो नाटो की सदस्यता के लिए, क्योंकि यूक्रेन बोला था कि हम नाटो का सदस्य देश बनेंगे, रूस बोल रहा था कि नहीं बनने के लिए, जिसके कारण इस तरह की लड़ाई शुरू हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का? बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स में है। इसमें सदस्य की संख्या 31 और 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। इतना पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक्विबेरियन युद्धाभ्यास 2023, देखिए युद्धाभ्यास जो है सो बार बार पूछा जाता है। अब देखिए कि दोनों शिफ्ट, अभी जो बिहार पुलिस हुआ था दोनों शिफ्ट में एक एक पूछा। एक्विबेरियन युद्धाभ्यास 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का कहाँ, कौन सा जगह? चौबटिया में हुआ है। और बताइए इस कहाँ कहाँ किसके किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। अभी भारत और मालदीव के बीच 2 हो गया। एक कौन बताया आपको? एक था बताया, कौन बताए थे? एक था बताए, और एक होगा एक्विबेरियन हो गया। अगला देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को INS कृपान उपहार में देने की घोषणा की है। ऐसे बात है, पूछा जाएगा हाल ही में भारत ने किस देश को INS कृपान जो है सो पनडुब्बी किसको दिए हैं? तो क्या बोलेंगे हम लोग? वियतनाम को दिए, ठीक है। अगला देखिएगा, अग्नि शस्त्र वन युद्धाभ्यास, ये भारतीय सेनाओं के द्वारा स्पेशली किया गया है, नौसेना के द्वारा। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। नौसेना नहीं, थल सेना होगा, थल सेना के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है त्रिनेत्र 2 ऑपरेशन। त्रिनेत्र 2 ऑपरेशन ये कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य क्या था? आतंकवादी को मारने के लिए भारतीय सेना के द्वारा इस ऑपरेशन को त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया, ठीक है। USA के अर्जेंटीना मिशन समझौता का 27वां देश कौन बन गया है? भारत बन गया है, जो अंतरिक्ष सहयोग के लिए क्या करेगा? प्रतिबद्धता का समझौता है। मतलब USA के अर्जेंटीना मिशन, हाँ अर्जेंटीना मतलब USA और अर्जेंटीना दोनों मिलकर के एक समझौता किए हुए है। और इसके साथ साथ ना 27वां देश, ये नहीं कि केवल शुरुआत इन दोनों के साथ हुआ था, अब इसमें टोटल देश कितना हो गया? 27 देश हो गया। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अंतरिक्ष जो यान है या अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसमें क्या करना? समझौता करना, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का शेयर करना, ठीक है। चलिए लास्ट हो गया आपका, अंतिम है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को दिया गया है। याद रखिएगा, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा कौन सा पुरस्कार? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को दिया गया है। तो यह हो गया आपका टोटल। अगस्त का जो भी करंट अफेयर था वो आपका समाप्त हो गया।